नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक बार फिर कहानी पाठ के लिए आमंत्रित किया। सचमुच इस मंच पर आकर बोलना या पाठ करना अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूति से भर देता है। पत्ते झड़ रहे हैं जिस कहानी का पाठ मैं करने जा रही हूँ, उससे पहले दो चार बातें मैं अपनी लेखन यात्रा के बारे में भी करना चाहती हूँ। जब मैंने लिखना शुरू किया तो जाहिर है कि कहानी लिखना और कहानी के पात्रों के साथ जीना, आज मैं पात्रों पर बात करूँगी, पात्रों के साथ जीना मुझे बहुत ही कहना चाहिए कि गहरे से जोड़ देता था अपने पात्रों के साथ। और हमेशा मेरा जो परिवेश रहता था वो आसपास का परिवेश रहता था, देखा हुआ रहता था और मैं उसको बड़े रोचक ढंग से देखती थी, बहुत गहराई से देखती थी और मेरे मन मस्तिष्क में जैसे कोई तस्वीर छप जाती, उस तरह से वो परिवेश मेरे मन मस्तिष्क में छाप छोड़ देता था। तो ये जो पात्र हैं इस कहानी के या मेरी अन्य कहानियों के जो बचपन से मैंने देखे थे और मेरे साथ साथ चलते गए, उन पात्रों को लेकर कहानी लिखना सचमुच बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। क्योंकि यदि उन पात्रों के व्यक्तित्व को, उनके बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व को और साथ में वो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जिस मनोभावों के बीच जी रहे हैं, यदि उन मनोभावों को, उस संवेदना को, चाहे वो और जो चाहे प्रेम हो, घृणा हो, दया हो, त्याग हो, जो भी कुछ भी है, यदि उसके साथ न्याय नहीं होता है तो वो कहानी अपने आप में एक अपूर्ण कहानी ही मुझे लगती रही है। तो मेरे जो बहुत सारे विषय, जैसे मैं हमेशा ही मानकर चलती हूँ कि किसी भी कहानीकार को किसी एक विषय में तो बंध के रहना ही नहीं चाहिए और ना वो रह सकता है, क्योंकि विविधता नहीं होगी तो एक रास्ता आ जाएगी, निरस्ता आ जाएगी। तो चाहे वो समकालीन परिस्थितियाँ हो या बीता हुआ कल हो या आज का समय हो, उन सबके बीच जीते हुए, देखते हुए जो कहानी लिखी, मैंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो मुझे हमेशा इस बात की तसल्ली देती हैं कि शायद मैं अपने समय को, अपने समाज को, अपने पात्रों को वो आवाज़ दे पाई हूँ, वो शब्द दे पाई हूँ जिसके लिए मैं उनके साथ जुड़ी थी। तो ये और इस कहानी में खासकर पत्ते झड़ रहे में एक बड़ा दिलचस्प सा, खूबसूरत सा परिवेश है और एक प्रेम का जो भाव है, प्रेम की जो अनुभूति है, प्रेम में जीना, प्रेम में मरना, प्रेम के साथ चलना, इसको आज तक हमेशा एक चुनौती भरा विषय ये रहा है, क्योंकि उसको किसी भी परिभाषा में हजारों लोगों ने परिभाषित किया है, लेकिन आज भी लगता है कि वो अपरिभाषित है। तो इस कहानी के साथ भी मेरा कुछ इसी तरह का जो पात्र है, मेल मुलाकात रही है, उनसे देखे हुए पात्र हैं, देखा हुआ परिवेश है और बड़ी चुनौती थी कि जिनको लेकर मैं कहानी लिख रही हूँ वो उनके साथ में न्याय कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो ये पत्ते झड़ रहे हैं कहानी का पाठ आज आप सबके बीच करना सचमुच मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कहानी पढ़ी बहुत गई, इसके पाठकों ने बड़ा इस पर प्रतिक्रिया आई, बड़े पत्र आए, सारा सब कुछ हुआ, लेकिन पाठ मैं आज अर्पण कुमार जी के कारण ही कर पा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ। पत्ते झड़ रहे हैं। सामने बैठे व्यक्ति का चेहरा एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है। वर्मा अंकल लग तो वही रहे हैं, पर इतने दुबले पतले कमजोर से। वे तो बहुत तंदुरुस्त और रोबीले व्यक्तित्व के हुआ करते थे। उन्होंने शायद मुझे पहचाना या देखा नहीं है।
किताब पढ़ने में डूबे, आसपास की दुनिया से बेखबर वह व्यक्ति निर्लिप्त सा लेटा था अपनी बर्थ पर। अंकल उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी आपने मुझे कुछ कहा? क्षणों बाद उन्होंने प्रति प्रश्न किया, क्या आप सीमा के पापा हैं? हाँ। आप? ओहो, तो तुम हो अंबिका। क्यों? पहचानने में गलती तो नहीं कर रहा हूं? बेटी ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं? खैर, इतने वर्षों में बदलाव आना तो स्वाभाविक है। खुशी की लहर एकाएक मन को छू गई। लगा वर्षों का खोया हुआ पता मिल गया है। आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। क्या अकेली हो? कहाँ जा रही हो? डबरा जा रही हूँ। वहां इसके पापा हैं, इंजीनियर हैं। ये छोटा बेटा है, बड़ी बेटी दादी के पास है। कहते कहते वह स्वयं ही झेंप गई, बिना पूछे ही बताई जा रही है। बहुत अच्छा। कोई सर्विस कर रही हो या सिर्फ घर ही संभाल रही हो? सेंट्रल स्कूल में टीचर हूं। अंकल सीमा कैसी है? कहाँ है? क्या कर रही है? वर्षों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने कितने पत्र लिखे थे आपके पुराने बिलासपुर वाले पते पर, मगर उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। उसे मेरे पत्र नहीं मिले या आपका ट्रांसफर हो गया था? वह बोलती ही जा रही थी अविराम। जिज्ञासाओं का बांध टूट पड़ा था। हृदय में लहरें उठ रही थी पुराने बीते समय की। लेकिन उसने देखा, सीमा का नाम सुनते ही वे दूसरी तरफ देखने लगे, बाहर निर्जन खेतों की ओर। उनका चेहरा बुझ गया। किताब बंद करके उन्होंने जर्दे वाला पान पराग का डिब्बा निकाला। नफरत, क्रोध और आवेश के कारण उनके जबड़े भिंच गए। फिर भी उन्होंने पान पराग के कुछ दाने मुंह में डाले, आंखें बंद करके, जैसे वे अचानक आए इस तूफानी अंतर संघर्ष से जूझ रहे थे, बुझा रहे थे अंदर लगी लपटों को। अंबिका सक पका गई, स्तब्ध सी देखती रह गई उनका कांपता चेहरा। हाथ पांव कप कपाने लगे। क्या कुछ गलत पूछ लिया? या सीमा ने? नहीं, वे सीमा का नाम लेते ही वे यकायक ऐसे क्यों बदल गए, वो भी इतनी उद्विग्नता के साथ? इन कुछ ही पलों में उसने असहनीय घबराहट और तकलीफ महसूस की। आपने बताया नहीं अंकल कि सीमा? ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा, जैसे अंदर से कोई शक्ति धक्का दे रही हो। वो तुम्हारा डॉक्टर भाई कहाँ है? वह बात पूरी करती इससे पहले ही वे पूछ बैठे, अब तक तो काफी पैसा कमा लिया होगा। उनके कहने में इतनी कड़वाहट, इतनी घृणा और पीड़ा थी कि अंबिका को लगा कहीं वे आपा ना खो बैठे या उसका अपमान ना कर दें। वो इन दिनों नैनपुर में हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। उनका अपना नर्सिंग होम है। वह अपनी वेदना और असहजता को छुपा कर बोली, उसकी शादी तो तभी हो गई थी ना, नर्सिंग होम अच्छा चलता होगा। एक कोमल व विनम्र व्यक्ति इतना कठोर और रूक्ष हो सकता है? अंबिका को ताज्जुब हुआ। लगता है विशाल पेड़ की जड़ें उखड़कर सूख गई हैं, या फिर वे अपनी गर्वोन्मत्त प्रतिष्ठा से उसे आतंकित करना चाहते हैं। जी, कहते हुए अंबिका का गला रुंध गया। उसके गाल तमतमाने लगे, नाक पर बिजली की रेखा दौड़ गई। आंसुओं को जबरन रोक कर बच्चे को टॉयलेट करवाने के बहाने वह उठ खड़ी हुई। उसकी शादी तो पैसा कमा लिया, उनके कहे गए विष सने शब्द बाण उसको अंदर तक छील रहे थे, जैसे कोई छिला हुआ हिस्सा दर्द से तड़प रहा हो। उसका रोम रोम जला जा रहा था। बच्चा भूखा तो नहीं है? खिड़की का कांच उतारते हुए उन्होंने पूछा। इस बार उनकी आवाज में हल्का सा अपनापन था। क्षणों पूर्व जो उत्तेजना एवं घृणा थी वह अब नहीं थी। देखती हूं वह वहां उनके सामने नहीं बैठना चाहती थी। ट्रेन चलने की आवाज निरंतर बोझिल होती जा रही थी। उसे लग रहा था ट्रेन की धड़धड़ाती आवाज उसके हृदय से निकल रही है।
खिड़की के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवा घने अंधकार में दूर कहीं टिमटिमाती रोशनियों के टुकड़ों के बीच बीच में भयानक अंधेरे को चीरती हुई इंजन की आवाज सारे वातावरण को कपा देती थी। वो तुम्हारा डॉक्टर पैसा कमा लिया, हकारत से कहे उनके वाक्य उसकी आत्मा को झंझोड़ रहे थे। लगा हृदय मन आंखें सभी जगह सघन कोहरा छा गया हो। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी नफरत से इन्होंने भैया के बारे में पूछा? सीमा के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते? क्या मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं या आखिर बात क्या है? मैं भी कैसी पागल हूं, सीमा को लेकर बेचैन क्यों हो रही? मुझे क्या पड़ी? ना यहाँ भैया है ना सीमा, मुझे नहीं जानना कुछ। उसने आंखें बंद कर ली। तुम्हारा भाई, पैसा, शादी, शब्द उसको भीतर से फिर से बेचैन करने लगे, बल्कि सामने बैठे व्यक्ति का अस्तित्व चारों तरफ से घेरने लगा। वो घृणा का फूट पड़ना, वो बूढ़ी आंखों में दीप्त पाते नम डोरे, दूर फैली दृष्टि में ठहरा अकथ्य विषाद। उसने गौर से देखा उन्हें। उसका मन पिघलने लगा। एक बूढ़ा पिता आहत मन लिए बैठा है। कहीं सीमा ने कुछ कर तो नहीं लिया? नहीं, दर्द की तेज धार अंबिका के हृदय को चीर गई। पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, जैसे ठंड देकर तेज बुखार चढ़ाया हो। उसने अपने हृदय को जोर से थामा, फिर चेहरे को हथेलियों में छुपाकर बैठ गई। हे ईश्वर, मेरी सीमा, तुम कहाँ हो? लो बैठो इधर। उसने स्वयं की घबराहट कम करने के लिए बच्चे को बैठाते हुए जोर से कहा, ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हो सके। वे अपनी बर्थ पर बैटिंग लगा रहे थे। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। वे अब तक सहज हो गए थे। वहाँ कौन कौन है? उसने फिर हिम्मत जुटाई ताकि बात को सीमा से जोड़ सके। वहाँ काम से जा रहा हूँ, कहकर उन्होंने सारा प्रसंग ही समाप्त कर दिया। ट्रेन की घरघराती हुई आवाज उन दोनों के बीच मौन को बढ़ाने लगी। सीमा का छोटा भाई आदित्य कहाँ है? क्या कर रहा? उसने फिर पूछा। बेंगलोर में है। कैसा खेल चल रहा था? वह हर आत्मीय कोण से रिश्ते से पूछ रही थी और वे हर सवाल को वहीं के वहीं धराशायी कर देते। अंकल शब्द चबा कर रह गई। अब क्या पूछे? अंबिका स्वयं को विवश महसूस करने लगी। जो कुछ पूछना चाहती है और किस तरह से पूछे समझ नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बता रहे थे? उसे दुख इसी बात का हो रहा था, जबकि उन्हें पता है कि सीमा से उसकी दोस्ती कितने वर्षों तक रही थी और कितनी गहरी दोस्ती थी। फिर भी कोई परेशानी तो नहीं है? बर्थ पर लेटते हुए उन्होंने बड़ी कोमलता के साथ पूछा। परेशानी? वह उनका चेहरा ताकती रह गई। मैं कितनी परेशान हूं, आप जानबूझकर भी अनजान बन रहे हैं। बाकी यात्री भी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आगे वाली सीटों से गाने की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा मात्र 10:25 हुए हैं। ऊपर वाले यात्री ने लाइट बंद कर दी। झीने से अंधकार में बर्फ पर लेटी हुई आकृति की तरफ वह अब भी आशा भरी निगाहों से देखे जा रही थी। बच्चा गोद में सो गया था। उसे आशंका थी कहीं वह लेट गई और नींद लग गई तो पता नहीं कौन सी खबर, कौन सा दुख सुख उससे दूर चला जाएगा। खिड़की के कांच पर आंखें गड़ाकर उसे बाहर देखने की निष्फल चेष्टा की। अछूर अंधकार, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, सनसनाती हुई हवाएं, बीच बीच में टिमटिमाती हुई रोशनियों के जुगनू, हृदय को चीरती हुई इंजन की तीखी सीटियां और इधर सामने गर्ल्स हॉस्टल। अभी हॉस्टल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, मगर लग रहा था घर को छोड़े हुए महीने हो गए हैं। सीमा से बात करने वालों की कमी ना थी, क्योंकि अपने अनंत अनुपम सौंदर्य व आकर्षण के कारण वह सभी की निगाहों में आ गई थी। सीनियर्स, हॉस्टल वार्डन, ताई सभी उससे स्नेह करने लगे थे, मगर अपने अंतर्मुखी और एकांत प्रिय स्वभाव के कारण वह किसी के साथ भी घुल मिल नहीं पाई थी।
ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एवं संध्या के समय को छोड़कर वह अक्सर अपने कमरे में ही कैसेट प्लेयर पर गज़लें या गीत सुनती या कभी कभी बरामदे में आकर लैंडस्केप बनाया करती। कॉलेज जाते व लौटते समय भी वह नाव में बैठी प्राकृतिक दृश्यों तथा जल की अनंत धारा में खोई चुप ही रहती थी। तालाब के बीचों बीच चलती नाव, आसपास अछोर जल का आलोड़न, घने पेड़ों की हरितमा उसे हमेशा ही मोहित करती थी। मन करता था घंटों इसी तरह घूमती रहे। क्लास में पढ़ाई का माहौल नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे झुंड बनाकर बैठी लड़कियां उसे हसरत भरी दृष्टि से देखकर बात करने को उत्सुक रहती थीं। उसकी लंबाई, अत्यंत सुंदर सुडौल देह, गुलाबी कोमल कांत चेहरा, उभरे हुए टमाटरी रंग के होंठ और गर्दन पर झूलते बेहद खूबसूरत तामई रंग के बाल। बहुत प्यारी लड़की है। आते जाते यह वाक्य उसे अक्सर ही सुनाई देता था। अभी नई लड़कियों का आना चल ही रहा था। कल ही वार्डन ने बताया था कि एक लड़की उसके साथ आकर रहेगी। अनजाने ही मन उत्सुक होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा था। शाम को ताईजी के बुलाने पर उसने देखा गेस्ट रूम के सामने एक लड़की एक लड़के के साथ खड़ी है। सीमा, ये है अंबिका व्यास, तुम्हारी रूम पार्टनर। हेलो। उसने देखा गोरा रंग, चपटा सा चेहरा जिस पर मासूमियत और संकोच के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। दो चोटी बांधे, एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में एयर बैग लिए वह लड़की उसे गहरी जिज्ञासा और चमत्कृत भाव से देख रही थी। सीमा ने मन ही मन कहा, कस्बे की लगती है, सीधी है, चलेगी। सीमा, जाओ, इसको रूम में ले जाओ, सामान भी रखवा दो। सामान रखवाने के बाद सीमा उसे लेकर वापस गेस्ट रूम तक आई, जहां उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था। सब ठीक है ना? मैं शनिवार को आऊंगा। थोड़ी दूर खड़ी सीमा ने देखा उस गोरे युवक को, जिसका चंदन के समान गोरे रंग का आकर्षक चेहरा है, घने सिल्की बाल, आंखों में निश्चल गहराई, कसरती खूबसूरत बदन जिस पर सामान्य से कपड़े थे, अत्यंत आकर्षक लग रहा था। पाँव में जूतों की जगह चमड़े की चप्पलें थी। भैया कहकर अंबिका उसके पीछे ऐसे गई जैसे उसका भाई हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हो। पगली, ये सब भी तो है, मैं आता रहूंगा। सर पर हाथ रखे भाई अचानक ही अभिभावक बन गया था। भैया, ये सीमा है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। खुश नसीब हो जो इतना खूबसूरत पार्टनर मिला है। अंबिका के भाई जयंत ने कहकर आपात मस्तक उसे देखा। कवियों ने ऐसी ही अनुपम सुंदरता को देखकर उपमान गढ़े होंगे। हेलो, मैं जयंत व्यास। हेलो, चलता हूँ, इसका ख्याल रखिएगा, कहकर जयंत ने जाते हुए मुड़कर कई बार हाथ हिलाया। तुम्हारे भैया क्या घर वापस जा रहे हैं? नहीं, वे तो इसी शहर में हैं 2 साल से। कहाँ? एक दोस्त के साथ उनके घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ बुला लिया। अच्छा चलो, फ्रेश हो लो, कुछ हल्का सा नाश्ता चाय के साथ ले लेते हैं। डिनर तो 8 बजे होगा। नहीं, हमें भूख नहीं है। अंबिका की झेप अभी भी कायम थी। सीमा ने नाश्ते के लिए काजू बिस्किट वगैरह निकाले। लो अंबिका। बात करते हुए अंबिका की आंखें भर आईं, भरे गले से बोली, यहाँ कैसा लगता है? सीमा ने आत्मीयता के साथ उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, कुछ दिनों में अच्छा लगने लगेगा। घर में कौन कौन है? सीमा लगातार उसको सहज करने की कोशिश करने लगी। मम्मी पापा, एक छोटा भाई, छोटी बहन, दोनों वहीं पढ़ रहे। क्या तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो? एक तो भैया वहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरा पापा भी चाहते हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। हम लोगों को लेकर पापा के बहुत बड़े सपने हैं, लक्ष्य हैं। और आपके परिवार में? मम्मी है, एक छोटा भाई है जो सिंधिया स्कूल में पढ़ रहा है, पापा कमिश्नर हैं। ट्रांसफ़र की वजह से हम लोगों को शुरू से ही हॉस्टल में रखा है।
मैं पहले जेएनयू से अंग्रेजी ऑनर्स में बीए करना चाहती थी। एडमिशन भी हो गया था, मगर मम्मी ने नहीं जाने दिया, इसलिए यहाँ आ गई। अम्बिका गहरे संकोच में आ गई, आशंकित भी हो उठी। पता नहीं इसके साथ रह भी पाऊंगी या नहीं, ये तो बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है। मगर सीमा खुश थी, उसे लग रहा था अब ठीक से रह सकेगी। पर पहला दिन होने की वजह से अम्बिका इतनी अच्छी रूम पार्टनर पाकर भी उदास थी। बिछोई का अवसाद आंखों में था, अपनों से दूर होने का ताजा दर्द, वहां की चमचमाती रोशनियों के पार, यहाँ की चमचमाती रोशनियों के पार वहां का सन्नाटे में डूबा अंधकार उसकी आंखों के सामने फैलने लगा। उसने फोटो निकाले। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत दुबला है। ये बहन है, ये मम्मी पापा। उस समय मम्मी इस समय मम्मी खाना बना रही होंगी और पापा लौटने वाले होंगे। वे दोनों पढ़ रहे होंगे, पापा ही पढ़ाते हैं। कितना रो रहे थे तब, पहली बार छोड़ा है ना। कल ही लेटर पोस्ट कर दूंगी, खूब सारी बातें लिखूंगी। सीमा ने देखा कुछ अश्रु कण छलक पड़ना चाहते हैं। वेदना में घुला प्यार, आह, लक्ष्य पूर्ण करने के लिए कहां से कहां तक का सफर तय करते हैं। उस दिन जयंत मिलने आए थे। गेस्ट रूम में सीमा पहले से ही अपने गार्जियन से मिलने आई हुई थी। कैसा मिजाज है तुम्हारे पार्टनर का? भैया, सीमा बहुत प्यारी लड़की है, मेरा बेहद ख्याल रखती है, जबकि कमिश्नर की लड़की है, पढ़ने में भी अच्छी है। जेएनयू में एडमिशन हो गया था उसका। अम्बिका बड़े उत्साह के साथ सीमा के बारे में बता रही थी। दूर खड़े खड़े सीमा ने गौर किया, जयंत का चेहरा मुस्कुराते वक्त अद्भुत रूप से आकर्षक लगता है। बड़ी ही दिलचस्प मुस्कुराहट है, एक जादू भरी चुंबकीय मुस्कुराहट। हेलो, सीमा ने गार्जियन को विदा करने के बाद कहा। जयंत ने देखा सीमा के चेहरे पर बिखरी लठों के बीच उसका रंग चांदी सा चमक रहा है। कैसे स्वप्न में डूबी सी स्वच्छ आंखें, बात करने का सम्मोहन उन्हें उसकी ओर खींचने लगा। क्या हाल है आपके? आपको देखकर लगता है किसी जादुई लोक में आ गए हैं। सीमा हंसती। आपकी भाषा भी अद्भुत है। मतलब? हम में और क्या क्या अद्भुत अद्भुत पाया आपने? मौन आंखें मुस्कुरा दी। आहिस्ता आहिस्ता समय अपनी रफ्तार से सरक रहा था। दोनों लड़कियों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, दोनों के मन मिल गए थे। अपने दायरे से निकलकर वे मित्रता के भाव को सर्वोपरि मानने लगी थी। शुरू में अंबिका जयंत के साथ वीकेंड पर चली जाती थी, सीमा अपने गार्जियन के पास या शॉपिंग करने, मगर पिछले हफ्ते से यह क्रम बदल गया था। इसका कारण था, अंबिका अपने घर से आने वाली चिट्ठियों को छुपाकर रखती थी, भाई से मिलने वाले पैसों को किफायत से खर्च करती थी, अधिकांश पुस्तकें लाइब्रेरी से लाती थी। हॉस्टल की अन्य लड़कियों की तरह ना तो वह शॉपिंग के लिए जाती थी, ना घूमने के लिए। तुम अपने भैया के साथ कहाँ जाती हो? उनके दोस्त के घर। अगले हफ्ते पिक्चर चलोगी? मेरा पिक्चर देखने को बहुत मन करता है, पर कई पिक्चरें अंकल आंटी के साथ देखने में संकोच होता है। भैया साथ चलेंगे? सीमा अपने मनोभावों को छुपाकर बोली। क्यों? क्या तुम्हारे भैया के बिना पिक्चर नहीं देखी जा सकती है, या उनके बिना तुम नहीं जाना चाहती हो? नहीं, भैया कहते हैं लड़कियों को अकेले में नहीं जाना चाहिए। सीमा हंसती। बजाय हिम्मती बनाने के डरपोक बनाते हैं तुम्हारे भैया। बहरहाल, पिक्चर की खातिर उन्हीं के साथ चलेंगे। सीमा को लगा इस तरह वह इन लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल कर कुछ कर सकेगी। पता नहीं क्यों इन भाई बहन के साथ रहने में, बात करने में मन को ताजगी महसूस होती थी। अगले रविवार को वे सब साथ थे। उसने नए डिजाइन की पलाश के फूलों के रंग की शर्ट पहनी हुई थी। इस शर्ट में उसका यौवन ताजे फूल की तरह खिला लग रहा था। मिलते ही जयंत ने कहा, सीमा जी, बेचारी फिल्म की नायिका पर मेहरबानी की होती, अब उसे कौन देखेगा? जयंत की तारीफ करने का अंदाज सीमा को लुभाता था। एकदम निराले ढंग से शब्दों का प्रयोग करते थे।
जयंत का खुलकर हंसना, मजाक करना, बातों ही बातों में प्रशंसा कर देना सीमा के लिए अद्भुत एहसास था। लेकिन उसने महसूस किया उनका व्यक्तित्व अनायास ही चुपके से अपनी ओर खींच रहा है। वह स्वयं को जयंत से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। अनजान पथ पर उसका मन दौड़ रहा था। हर मुलाकात के बाद जयंत उसके हृदय को धड़काने लगे। उसकी हर अदा उसे मोहित कर लेती थी। उसे आश्चर्य होता था कि इतने अभावों में रहते हुए भी वे इतनी मस्ती कैसे कर लेते। हर पल, हर बात में हास्य का पुट खुला होता। आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं? इसमें कंजूसी कैसी? इतनी देर से चुप बैठी अंबिका बोली, भैया सीमा बहुत अच्छे स्केच बनाती है, कितना कुछ पढ़ती है। सीमा तो खुद एक खूबसूरत गजल का नाम है, ऊपर वाले द्वारा बनाया गया अनुपम पोर्ट्रेट। जयंत बेबाक बोले जा रहे थे और सीमा मंत्र मुग्ध सी सुने जा रही थी। एक एक शब्द उसकी आत्मा को अपने रंग में रंगे जा रहा था। आपको ऐसा लगता है क्या? तभी तो कह रहा हूं, वरना इतनी तारीफ तो हम किसी की भी नहीं करते हैं। वैसे भी मुझे आड़ी तिरछी लड़कियां पसंद नहीं आती। ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर आपसे आपकी पसंद किसने पूछी थी? सीमा ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। आज वे लेक व्यू पर पैडल बोट में घूम रहे थे। अब तो हर रविवार का रूटीन बन गया था। कभी पिक्चर जाते, तो कभी बिड़ला मंदिर, कभी किसी रेस्टोरेंट में, तो कभी पार्क। ना जाने कहाँ कहाँ कितने फोटो जयंत निकालते सीमा के। बस इसी तरह समय उड़ा जा रहा था। जयंत इन दोनों के साथ घूम फिर कर फिर पूरे सप्ताह के लिए नदारद हो जाते और सीमा अपने कमरे की खिड़की से वक्त बेवक्त आंखें बिछाए उत्सुकता से इंतजार करती रहती। हर आने वाले फोन के लिए अपना नाम पुकारे जाने को अधीर रहती। जब शनिवार को जयंत आते और अंबिका कॉलेज से ना आ पाती, तब ताई जी सीमा के पास खबर भिजवाती। ताई जी जयंत पर विश्वास करती थी। हॉस्पिटल का कोई भी काम हो जयंत करवा दिया करते थे। इसलिए भी जयंत के बराबर बात करती थी, मिलती थी। तब तक सीमा जयंत की पसंद की चीजें स्वयं लेकर पहुंच जाती। आज अंबिका का प्रैक्टिकल है, लेट आएगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। वह जल्द से जल्द चाय बनाकर लाती ताकि देर तक बातें की जा सकें। वह इन क्षणों को समेट लेना चाहती थी। बहुत कुछ कहने का मन करता, वह सामने पड़ते ही सकुचा जाती। चाय तो बड़ी अच्छी बनाती हो, तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं कल आऊँगा, तुम लोग तैयार रहना। आप रुकेंगी नहीं? सीमा को लगता जयंत का हाथ पकड़कर जबरदस्ती रुकने को कहे। तुम्हारा प्रेजेंट किया गया स्वेटर आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन के लिए 22 घंटों का लंबा इंतजार करना था सीमा को। अंततः वह वक्त आ ही पहुंचा। उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। क्या बात है, आज उसका बर्थडे है भैया, तब तो पार्टी होनी चाहिए, क्यों नहीं? रास्ते में रुककर जयंत ने कार्ड खरीदा और वहीं खड़े खड़े लिखा, तुम हो स्वप्न सी स्वप्न परी कोमल, दामनी सी तुम जयंत। पढ़कर सीमा को कि गाल लाल हो गए। इसी गुलाबी चमक जो सिर्फ गालों पर ही दमकती थी। आप तो कविता भी लिख लेते हैं, पर विरोधाभासी है ये। जयंत के दोस्त भी सीमा को देखकर अवाक थे, विस्मित। इतनी सुंदर लड़की इसके साथ क्यों घूमती है? कई लड़कियों ने तो जयंत को छेड़ना शुरू कर दिया था कि क्या जयंत नॉन मेडिको लड़की से शादी करेंगे। उस दिन रेस्टोरेंट में बैठे जयंत का चेहरा उदास था। उसे महसूस हुआ कि वे किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। लगातार माहौल को जीवंत बनाने वाला आज स्वयं खामोश कैसे था? क्या बात है, डॉक्टर साहब का मूड ठीक नहीं है? हाँ, कुछ पर्सनल टेंशन है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जयंत निरुत्तर रहे। हॉस्टल लौटते वक्त उसका सर भारी हो उठा। डिनर लेते वक्त भी उसका मन अत्यधिक व्यग्र था। असहनीय पीड़ा से कराहता, थकान से टूटती देह। क्या बात है?
ना जाने क्यों अंबिका, ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। मन बहुत रोने को हो रहा है। थक गई होगी, चलो जल्दी सो जाते हैं। अंबिका लेटते ही सो गई थी। वह उतार रही थी एक चेहरा डूबती शाम के धुंधलके में, सबसे अलग लगने वाला चेहरा जो आज तनावग्रस्त था, व्यथित था। बात करूं ना अंबिका? उसने अंबिका को हिलाया। क्या बात करूं? बहुत ज्यादा थकी हूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। घर में सब ठीक तो है? हाँ, फिर क्या बात हो सकती? वह हैरान परेशान। किसके बारे में बात कर रही हो? आज जयंत परेशान थे? क्यों? नहीं तो भैया को सिर दर्द रहा होगा। अंबिका ने हल्के फुल्के ढंग से बात को टाल दिया। खिड़की के बाहर चांद ठहरा हुआ था। चांद में भी दिखाई दिया वही शाम वाला चेहरा। क्यों थे तुम उदास, परेशान? क्या बता नहीं सकते थे? मन अधीर हो उठा। कैसे पता चलेगा? काश वक्त को पंख लग जाए, या मैं चिड़िया बन जाऊं, या अभी फोन आ जाए, या मुझे या अंबिका को कुछ हो जाए, ताकि जयंत आ सकें। शनिवार आने में पूरा सप्ताह शेष था। लंबा तड़पता हुआ इंतजार। सीमा आहिस्ते से बिस्तर से उठी, अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगी। यह क्या पागलपन है? क्यों तुम्हें परेशान होना चाहिए? मगर नहीं, जितना वह स्वयं को अलग करने की कोशिश करती, उतना ही वह प्रसंग, वह चेहरा हृदय पर आ ठहरता, प्रतिबिंब बनकर। दूसरे शनिवार को पता चला जयंत ने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया है। अलग रूम लेकर रहेंगे। तो क्या तुम हॉस्टल छोड़ दोगी? सीमा को लगा उसका दुख देखा दुस्वप्न यथार्थ में बदल गया है। तुम सचमुच चली जाओगी अंबिका? अजीब सी कातरता उसकी आवाज में खुल गई। क्या करूं? बहुत सी मजबूरियां हैं। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। वह यूं भी देख वह यूं भी यह यूं भी देख रही है भैया के दोस्त की शादी है। अब वहां रहना ठीक ना होगा। वो भी हॉस्टल में रहने लगे। हॉस्टल में इस समय रूम नहीं है। सीमा को लगा कोई ऐसा तार टूट रहा है जिससे वह गहरे तक जुड़ गई थी। हृदय गहन पीड़ा में डूब गया। अपनी सखी के दूर होने की वेदना समा गई थी, या जयंत से ना मिल पाने की तड़प। बिस्तर पर लेटे लेटे वह कभी अंबिका को देखती तो कभी सितारे जड़ित आकाश में लुक छुप करते चेहरे को ढूंढती थी। मौन अंधेरे में डूबा कॉरिडोर, हल्के से दरवाजा खोलकर वह बाहर आ जाकर खड़ी हो गई। हवा के ठंडे झोंके बदन को कपकपाने लगे। शांत सोए तालाब में डूबी नरम रोशनियों का मादक सौंदर्य इस समय उसे सघन अवसाद में डुबो रहा था। गोया हर चीज पूछ रही हो, क्यों उदास हो? तुम्हें किससे दूर होने का गम है? ऊपर टिमटिमाते नक्षत्र पूछने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? सहेली ही तो जा रही है। पहले भी तो तुम्हारी कितनी ही सहेलियां बनी थी, बिछड़ी थी, आगे भी बन जाएंगी। तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई अभाव नहीं। फिर ये टीस भरा दहकता हुआ खालीपन क्यों और कैसा? नहीं, यह दुख सिर्फ सहेली से दूर होने का नहीं है। दिल दिमाग पहले कभी इस तरह विवश नहीं हुआ था। सीमा, अपने से छलावा मत करो। इसी वो तड़प जो तुम्हें रुला रही है, स्वयं से लगी हो। कह दो सब कुछ अंबिका से, जयंत से। अंबिका को क्यों बताऊं? जयंत को ही बताऊंगी। क्या ऐसा हो पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि दिल से जुबान का सफर तय करते करते मेरा प्यार ही दम तोड़ दे। अंधेरा कम होता जा रहा था। पवित्र मोहक उजास आकाश में फैलती जा रही थी। यह सुबह की उजास थी। नींद आ गई तुझे? नहीं, मैं सिर्फ यहीं से तो जा रही हूँ। कॉलेज में तो हर रोज मिला करेंगे। शनिवार इतवार को हमारे रूम पर तू आया करेगी। लेकिन सीमा चुप है। बेशक उदासी भर चेहरे पर उभर आई है तूफान को थामे। चेहरे पर उतरते रंगों को कौन पढ़ सकेगा? करीब 10 बजे जयंत अंबिका को लेने आ पहुंचे। सीमा गेस्ट रूम तक उसे छोड़ने आ गई थी। बात नहीं करोगी? अंबिका को नाराज हो?
लगता है रात भर सोई नहीं। सीमा सुनकर आहत हो उठी। लगा जयंत जानबूझकर चोट कर रहे हैं। इतने खूबसूरत चेहरे की हालत क्या हालत बना ली? ये सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नहीं है। इसे देखकर कितने लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं। कितनी सहजता से मजाक में कह दिया सब कुछ। तब भी उसने बात नहीं की। कोई ना कोई लड़की तो आ ही जाएगी तुम्हारे साथ रहने को, जयंत कहे जा रहे थे। वह चुप है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ सीमा, कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी इस बार तड़प कर बोली वह, शायद अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होना है। जयंत ने देखा लालिमा युक्त गालों पर बड़े बड़े अश्रु ढुलक रहे हैं। नहीं पगली, कहकर अंबिका व जयंत तेजी से गेट की तरफ बढ़ गए बिना देखे। वह लौट पड़ी 2 जोड़ी पांवों की पदचाप सुनते हुए। उसने महसूस किया कोई अपना ही अंश निकल कर चला गया है। अंबिका के जाने के बाद सीमा भी अपनी माँ के अस्वस्थ होने की खबर पाकर घर चली गई थी। मगर 1 हफ्ते बाद ही अंबिका की चिट्ठी आ पहुंची। तेरा पत्र मिल गया था, आंटी कैसी हैं? इधर भैया अचानक ही बीमार हो गए, एडमिट कराना पड़ा। पिताजी को भी खबर कर दी है, तेरी कमी बहुत खल रही है, भैया तुझे याद कर रहे हैं। सीमा ने जल्द जल्द सामान समेटना शुरू कर दिया। भाभी मुझे जाना है। तुम जाकर क्या करोगी? अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उन लोगों का वहाँ कोई भी नहीं है, दूर से आए हैं। उसका भाई सीरियस होगा, वह अकेली क्या क्या करेगी, परेशान होगी। उसकी चिंता है, मम्मी की कोई चिंता नहीं तो मैं क्या सोचेंगी भाई? भाभी यहाँ तो आप सभी लोग हैं, वो मेरी दोस्त है, आप समझती क्यों नहीं? उसे मेरी ज़रूरत है। मम्मी पापा को आप समझा देना, मुझे जाने दो प्लीज। यद्यपि भाभी भी उसकी ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन आज सब कुछ उड़ेल देना चाहती है। भाभी भैया छोड़ देंगे ना, 1-2 दिन बाद चली जाना। नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। भाभी ने आशंका से उसका चेहरा देखा जो पीले पत्ते की भांति हो गया था। चिंता की गहरी लकीरें उसके स्निग्ध चेहरे को मायूस बना रही थी। पापा को आ जाने दो, पापा परसों तक आएंगे, तब तक मैं नहीं रुक सकती, पता नहीं वहां क्या हो। आप समझने की कोशिश करो। इस समय मुझे अंबिका के पास होना चाहिए, वैसे भी मुझे जाना था। वह बैग में सामान रखने लगी। दिन तो भाभी से अनुनय विनय करते, सामान खरीदते रखते बीत गया, मगर रात पल पल बीतने का इंतजार कर रही थी वह, और रात थी कि बीत ही नहीं रही थी। केंचुए की तरह कभी लंबी हो जाती तो कभी सिकुड़ कर सुस्त घिसटती हुई। मम्मी के ना कहने के बावजूद वह एक तरह से लड़कर चली गई थी घर से। जानती है एक बार हॉस्टल में पहुंच गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सीधे हॉस्पिटल के स्टूडेंट वार्ड में सामान सहित पहुंच गई। खूबसूरत जीवंत चेहरा इतने दिनों में मुरझा गया था। मुदी हुई पलकें मुरझाई पत्ती सी सांवली हो गई थी। दाढ़ी शायद उसी दिन से नहीं बनी थी। पलंग के चारों ओर अस्पताल का पूरा तामझाम मौजूद था। ड्रिप लगा हाथ किनारे पर रखा था। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि चक्कर आना कैसा होता है। उसने अंबिका का हाथ जोर से पकड़ लिया। तू आ गई, देख तो भैया की हालत कैसी हो गई। पता नहीं कितने दिनों तक रखेंगे, हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। कैसे हो गया? बताते नहीं थे कब से तबीयत खराब थी। पलंग के पास पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गोल भरी हुई बाहें एकदम सुस्त पड़ी थी। लाल लाल तलवे जिनमें हल्की सी धूल की परत चिपकी हुई थी, उसके मन में बिजलियां कौंध गई। जयंत, उसने हौले से सीने पर हाथ रख दिया। तुम? बहुत याद आ रही थी। तुम्हें आंटी को छोड़कर आना पड़ा। अंबिका ने मुझसे छुपकर घबराहट में आकर पत्र लिख दिया। कैसी हो आप? तुम्हें देखकर जल्द ठीक हो जाऊंगा। एक अद्भुत मुस्कुराहट सुंदर चेहरे पर। जयंत धीरे धीरे बोले जा रहे थे और वह गर्दन झुकाए आंखों की नमी छुपा रही थी। सुराहीदार गर्दन पर लगा दाग तिल की तरह लग रहा था।
ऊपर को बांधे गए बालों में से निकलती हुई लट गालों को छूती गर्दन पर झूल रही थी। जयंत मंत्रमुग्ध से देखते रहे। इतना सामान, क्या हॉस्टल नहीं गई तुम? वहां से आना मुश्किल होता ना, तुम थकी लग रही हो। जयंत ने गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। पता नहीं कब उसका हाथ जयंत के हाथों में पहुंच गया। इतनी सुंदर उंगलियां। ऐसे ही हाथों को कलात्मक हाथ कहते हैं। वह कुछ ना बोल सकी, शब्दों ने स्वर छोड़ दिए थे। उसकी इच्छा यही कि वह जयंत तथा अंबिका को अपना मानकर सब कुछ कर सके। उसने देखा हाथ पर गहरे लाल निशान पड़ गए हैं। उठकर वह करीने से दवाइयाँ, पत्रिकाएं, फल, चाकू, कंघा, क्रीम, वॉकमैन और भी ना जाने क्या क्या सामान जमाने लगी। लगता है हॉस्पिटल में पेशेंट को मैनेज करने का अच्छा तजुर्बा है। सामने खड़ी नर्स प्रशंसा करने लगी। पिछले साल मम्मी का मेजर ऑपरेशन हुआ था, तब समझ में आया था कि हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब तुम भी आराम कर लो। लाल रंग की टी शर्ट, नीले रंग की जीन्स, ऊपर से नेट की बनी काली जैकेट में से उसका व्यक्तित्व अद्वितीय लग रहा था। आपको जूस दूं या? अपने हाथों से सहारा देकर बैठा दिया जयंत को। कपड़े गंदे हो गए थे। उसने कुर्ता पजामा निकाल कर दिया। चेंज कर लीजिए। गीला तौलिया दिया। चेहरा पोंछ लीजिए। पलंग पर चादर डाल दी। जयंत ने हंसकर कहा, मेडिकल प्रोफेशन के लिए मेरी अपेक्षा तुम ज़्यादा उपयुक्त हो। अंबिका तो शाम को आएगी। जयंत के मना करने पर भी वह सिरहाने बैठकर हल्के हल्के हाथों से सर दबाने लगी। गरम तपती खोपड़ी पर नाजुक सा एहसास। पता नहीं कब जयंत सो गए। तकिए के नीचे छोटा सा बैग रखा था जिसमें बैंक की पासबुक, पुरानी मार्कशीट्स व अन्य कागजात थे। जयंत का रहस्य लोग उसके सामने खुलने लगा। इतना संघर्षमय जीवन, इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करते हैं ये लोग? उसका मन छटपटाने लगा। इतने पैसे तो मैं मात्र अपने ऊपर खर्च कर देती हूँ। आपके पिताजी भी आपको बहुत चाहते हैं। तुमने कैसे जाना? जो सोचता है वही तो कर पाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पापा अपने स्ट्रगल के बारे में बताते रहते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। वो एक विलक्षण और मेहनती आदमी हैं जो कर्म के सिद्धांत पर ही विश्वास रखते हैं, जो अपने सपनों को अपनी मेहनत से साकार करना चाहते हैं। उनको ना तो धर्म में आस्था है ना ईश्वर में। पक्के नास्तिक हैं। हाँ, बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसी को वो अपनी साधना मानते हैं। आप भी तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ, तुम इतनी देर क्या करती रही? आपकी कविताएं पढ़ती रही। सपनों और संघर्षों से भरी कविताएं, जीवन को ऊंचाई तक ले जाने की उद्दीप्त कामना। आप मेडिकल में नहीं जाना चाहते थे। आपकी इच्छाएं तथा सपने कुछ और ही थे, मगर आपने पिताजी के कारण। प्रेम और सौंदर्य की कविताएं तो अब लिखी जाएंगी, क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा होता है। मुझे तो वही साहित्य पसंद आता है जिसमें प्रेम की भावनाएं और जीवन का द्वंद्व हो। आप फिर सोच में डूब गए। सत्य तो सत्य ही होता है, मगर कई बार कल्पनाएं भी साक्षात साकार होती नजर आती हैं। जयंत पहली बार सीमा को की सीधी निगाहों को न झेल सके। बात बदलते हुए बोले, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। पिताजी भागते हुए आएंगे बेचारे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आपके स्वस्थ होते ही सब ठीक हो जाएगा। अंबिका तो हमेशा ही आपके बारे में बात करती रहती है। और तुम? तभी बुआ का लड़का जिसके साथ मैं आई थी वापस आ गया। रात में कौन रुकता है आपके पास? काफी देर तक हॉस्टल के दोस्त बैठे रहते हैं, फिर नर्स और डॉक्टर तो होते ही हैं। संडे तुम आओगी ही। भारी कदमों से बाहर निकल गई सीमा। उसे लगा सिर्फ शरीर उसके साथ है, आत्मा वहीं स्टूल पर बैठी है। अंबिका के कॉलेज न आने के कारण उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। सारी क्लासेस छोड़कर पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी गेट की तरफ देखती रहती।
आखिरी नाव से ही वापस लौटती थी। इतना शोर, इतनी बड़ी भीड़, फिर भी उसके आसपास सन्नाटा पसरा था। लग रहा था समय ठहर गया है। रात दिन दीर्घ से दीर्घकाय और असहनीय होते जा रहे थे। शुक्रवार की रात तो बेचैनी की हद ही पार कर गई थी, और शनिवार की सुबह, आह, युगों बाद आया हो शनिवार। शॉपिंग का दिन उसके लिए मुक्ति का दिन बनकर आया। गार्जियन को फ़ोन करके बता दिया था कि शॉपिंग करके अंबिका के पास चली जाएगी। अंबिका, अब मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती, तुम्हारे आसपास कमरा नहीं मिल सकता? पापा रहने देंगे तुम्हें ऐसे गली मोहल्लों में? मैं तो भैया के साथ रहती हूँ, तुम किसके साथ रहोगी? मेरा मन नहीं लगता तुम लोगों के बिना। वही, यही हाल हमारा भी है। पता नहीं कैसा जादू किया है तुम दोनों ने, जयंत की तरफ देखते हुए बोली वह। जयंत उसके हाथों की तरफ देख रहे थे जिसमें उसने हाथी दांत का कंगन पहना हुआ था। सौंदर्य का इतना सजीव, इतना पवित्र साक्षात्कार जयंत ने कभी ना किया था। तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। आप सिवा मेरी सुंदरता की तारीफ की कोई बात ही नहीं करते, क्यों? नींद आई थी? नहीं, नींद ने साथ दिया। गुलदस्तों के फूलों के डंठल बिखेरते हुए बोली वह। कहीं और जाने की तैयारी है क्या? नहीं, रास्ते में उतर कर सामान खरीद लिया था। पापा कितना पैसे देते हैं जो इतनी शॉपिंग कर लेती हो? वे कभी हिसाब किताब नहीं पूछते, मुझे जितना चाहिए होता दे देते हैं। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई बात नहीं टालते। कैसी कैसी बातें करते हैं मेरे भविष्य को लेकर। अब तो तुम्हारे ये लड़के देख रहे होंगे। सीमा मुस्कुरा दी। पतली नरम रुई के फाहे सी त्वचा पर लाल रंग की पंखुड़ियों का रंग बिखर गया था। अभी सोचा नहीं है, पर मन ही मन बोली, ये तो हैं सामने। अंबिका छत पर कपड़े डालने चली गई थी। कमरे में बस वो दोनों ही थे। जयंत उठकर पास में बैठ गए। गर्दन को स्पर्श करती उंगलियों ने उसकी नसों को पिघला दिया। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? परसों आ गए थे हम लोग, वक्त नहीं कट रहा था। झुकी गर्दन के पीछे उसने महसूस किया गरम गरम हाथों का हल्का सा स्पर्श। सीमा हर रविवार को यहाँ आ जाती। यहीं से वे लोग कहीं ना कहीं चले जाते थे। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। देखते देखते 4.5 वर्ष का अंतराल बीत गया। सीमा कुछ समय से परेशान थी क्योंकि रिटायरमेंट के पहले पापा उसकी शादी कर देना चाहते थे। अभी 1 साल का बहाना बना सकती है, मगर उसके बाद पापा को लगता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, उनकी बात नहीं मानती, उन्हें मेरी तरफ से निराशा ही मिलती है। वह दुखी होकर बोली, हर माँ बाप का सपना होता है। तुम्हारे पापा ने जो सोचा होगा वह सर्वोत्कृष्ट ही होगा। रुतबा, पैसा, मान सम्मान, बहुरंगी जिंदगी, ये सब चीजें प्राप्त होना आसान नहीं होता सीमा। हाँ, दूर से देखने वालों को ऐसा ही दिखाई देता है। त्याग या संन्यास की अभिप्सा उसी के मन में होती है जो सब कुछ भोग चुका होता है। वही सच्चा सन्यासी बनता है। ये रोज रोज होने वाली किटी पार्टी, गेट टुगेदर, सबके भीतर एक दिखावा होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा में आकर क्या क्या नहीं करते हैं लोग, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। हो सकता है यह मेरा अपना अनुभव हो। स्टेटस, पैसा, सामान, सभी कुछ समेटने का भाव और देने के नाम पर कुछ नहीं दे सकते थे। मेरी मम्मी को देखा तुमने, कैसा सख्त चेहरा रहता है उनका, हमेशा संकित और उदास रहते हैं। मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे एक प्यार करने वाला इंसान चाहिए। अंबिका ने जाना सीमा के अंदर बेहद कोमल भावनाओं वाली लड़की बैठी है। सीमा, तेरी खूबसूरती पर तो सैकड़ों कुर्बान होंगे, तुम्हें प्यार करने वालों की क्या कमी? खूबसूरती सिर्फ उपभोग का माध्यम बनकर ना रह जाए, डरती हूं मैं। यही तो मजा है जिंदगी का। जो अपने को आसानी से मिल जाता है उसका आकर्षण भी नहीं रहता। मन बार बार हारने वाले को नहीं, हराने वाले को खोजता है। क्या कोई है? अंबिका को सहज जिज्ञासा हुआ है।
बात पकड़ी देख सीमा ने बात का रुख बदलते हुए कहा, कोई ना कोई तो होगा ही, उसी से शादी करूंगी। यदि उससे नहीं हो पाई तो फिर जिंदगी बेमानी हो जाएगी। क्या तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ किसी का प्यार पाने और ना पाने के बीच डोलता रहेगा? तो मैं कौन सी क्रांति ला सकती हूँ समाज में, जो कोई और लक्ष्य निर्धारित करूं? फिर ये तो वक्त ही बताएगा। क्या वक्त क्या खाक बताएगा? मैं तो वक्त को अपने हाथों से पकड़ कर चलूंगी। भाई अपना तो एकदम स्पष्ट नजरिया है, पैसे वाले या उच्च पद वाले लड़के से ही शादी करूंगी। हम लोग बचपन से बड़े सख्त अनुशासन और अभावों में पले हैं, अब जरा खुलकर जीना चाहते हैं। क्यों, क्या तुम्हारा रिश्ता तय होने वाला? नहीं भैया की अगले माह से इंटर्नशिप शुरू होगी, 6 माह यहाँ रहेंगे, 6 माह वहाँ। वहाँ क्यों? मम्मी पापा वहीं पर हैं, बाद में वहीं सेटल हो जाएंगे हमेशा के लिए। उस छोटे से शहर में क्या पीजी नहीं करेंगे? वैसे भी शायद यह सब भैया के लिए संभव नहीं होगा। पापा के गिरते स्वास्थ्य के कारण अब उनसे मेहनत करवाना जाती होगी। क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती? कैसी बातें करती है तू? तूने तो पिछले सालों में इतना कुछ किया है कि लगता है कैसे उसे लौटाया जा सकेगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम लोगों के लिए कुछ करूं। मुझे तो लगता है मैं अपनों के लिए ही कुछ कर रही हूँ। ये तो तेरा बड़प्पन है। तू खुद को नहीं जानती कि तुझ में कितनी विशेषताएं हैं। इस बार पापा के साथ जाना ही पड़ेगा। पता है उनके साथ मेरा खूब झगड़ा हुआ। कुछ दिनों तक हम आपस में बात नहीं करते, फिर भी मेरी तारीफ करना शुरू कर देंगे या खूब चिल्ला चिल्ला कर ताने मारेंगे। वे पापा चाहते इस बार मैं भी उनके साथ घूमने चलूं। छुट्टियां समाप्त होने के 4 दिन पहले ही सीमा आ पहुंची। बड़े बड़े बैगों में सामान भरा था। पापा आने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा ही हुआ तू आ गई, मैं भी कितनी बेचैन थी कुछ बताने के लिए। बस रंग देखकर मन पागल हो जाता है। देखो ये सारे कलर्स जयंत पर खूब फपेंगे, बुरा मत मानना। जयंत तुमसे ज्यादा खूबसूरत। हाँ, कहाँ गए? अब हम लोग खूब घूमेंगे, आउटिंग पर चलेंगे। मेरा तो मन करता है अंबिका, मैं रात दिन घूमूं पैदल पैदल दूर तक, रात में खुली हुई चांदनी में। वहां तुम लोगों के बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। सच, जीवन की खुशियां कब किसके साथ जुड़ जाएं। लेकिन अब हम लोगों को अकेले जाने की आदत डालनी होगी। क्यों? क्या जयंत हमारे साथ नहीं जाएंगे? भैया को अपने लिए अब पहले जैसी फुर्सत कहाँ मिलेगी? मेरी बात टाल नहीं सकते। देखना, अब उनका अधिकांश समय अपनी मंगेतर के साथ बीतता है। कैसा मजाक करती हूँ अंबिका, सच कह रहे हो। अचानक ही जैसे सीमा पर गाज गिर पड़ी हो, और गाज गिरने से जैसे पेड़ उखड़ जाता है, वैसा भी कुछ सीमा को अपने अंदर उखड़ता गिरता सा लगा। आंखों के सामने अंधेरे के सांप उड़ने लगे, गोल नुकीले तारों वाला गोल पहिया घूमता सा नजारा। क्या वे उनकी क्लासमेट हैं? स्वयं को संभालते हुए पूछा, क्या वो जयंत को पसंद करती हैं? प्यार तो नहीं करती होंगी। इससे पहले भैया ने कभी नहीं बताया था। कल बता रहे थे कि उन दोनों ने मिलकर कैसे पिताजी के सपनों को साकार करने की प्लानिंग की है। पापा की इच्छा का तो कुछ कुछ पता था, मगर इतनी जल्दी सब कुछ फाइनल हो जाएगा यह तो मैं भी नहीं जानती थी। भैया भी शादी के लिए राजी हो गए। निमिषा पापा के दोस्त की रिश्तेदार है। डॉक्टर बेटे और बहू का सपना उन्होंने कब से देखा हुआ था। वैसे सीमा, तुम नहीं जानती, वृद्धावस्था एवं गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। जयंत भी उसे पसंद करते हैं। वो तैयार हो गया आसानी से। उसका मतलब तो ये हुआ कि जयंत की अपने कोई सोच ही नहीं, ना कोई पसंद। यह तो एहसान उतारने जैसा हुआ कि आपने हमारे लिए किया तो मैं आपके लिए उससे भी बड़ा त्याग करने को तैयार हूँ। तुम कुछ भी कह लो, भैया के लिए पापा की बात ज़्यादा महत्व रखती है। वे पापा की बात की बहुत इज्जत करते हैं। मुझे लगता है तुम शब्दों में कुछ ज़्यादा ही आदर्शवाद को पिरोती हो, जबकि यथार्थ में इतना कुछ होता नहीं है।
जयंत ने कभी जिक्र नहीं किया। क्या तुम्हें भी पता नहीं था अंबिका? बात करते करते उसे लगा कि यह सब नहीं कहना चाहिए था। इन कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी की धारा बदल गई। एक भूचाल सा उठ खड़ा था उसके दिल दिमाग में। अचानक ही धरती फट पड़ी हो, पिघलता हुआ लावा सारे एहसासों को बराबर बहा कर ले जा रहा हो। मस्ती करने के लिए उतावला मन अकस्मात ही वेदना की अतल गहराइयों में डूबने लगा। अंबिका तो सिर्फ एक जैसे जॉब की बात कर रही थी। वे लोग कितनी बड़ी क्लिनिक डालेंगे, मेरे पापा तो नर्सिंग होम तक डलवा देंगे। जीवन के भौतिक लक्ष्य क्या इतने बहुमूल्य होते हैं कि बिना जिनके सामने भावनाओं की या पूरे इंसान की कोई अहमियत नहीं होती। माता पिता का सम्मान करने के लिए या उनके लिए आदर्श स्थापित करने के लिए क्या यूं भावनाओं को दबा लेना ठीक है? आखिर में सारी चीजें आदमी सुख और आनंद के लिए प्राप्त करता है, वही ना मिलेगा तो? अंबिका, अब मैं चलूंगी। पर तुम तो रहने के लिए आई थी। छुट्टियां खत्म होने के पहले हॉस्टल में जाकर क्या करोगी? ताई जी भी क्या सोचेंगे? सन्नाटा छाया होगा। रुको ना सीमा, क्या वापस घर लौट जाऊं? अकेले ही जाना पड़ेगा। पापा मेरे लिए कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन वे क्यों करेंगे? उनके सामने तो कई लड़के हैं मेरे लिए। फिर जयंत को भी प्यार करने वाली नहीं डॉक्टर लड़की चाहिए। निमिषा डॉक्टर है जो मैं नहीं हूँ। मेरे कहने से क्या पता ये लोग ये ना सोचने लगें कि मैंने सोच समझ कर यह सब किया था। छी, कितना तुच्छ लगेगा यह सब। मैं भी कितना छोटा महसूस करूंगी। जयंत का लक्ष्य जयंत के सपने में साकार नहीं कर सकती, मगर सपने भी तो क्या है? मात्र क्लिनिक या आगे चलकर नर्सिंग होम। पैसा कमाना, घर के अभावों को दूर करना, भाई बहनों की शादी करके उन्हें सेटल करना, माँ बाप की सेवा करना। कहाँ है इसमें लक्ष्य की भावना? ये तो दायित्व हैं जिन्हें हर व्यक्ति निभाता है। उसे लगा कमरे की दीवारें ढह जाएंगी, हवा के ठंडे झोंके उड़ा कर ले जाएंगे और धकेल देंगे किसी अंधेरी घाटी में। आज यह कमरा जो उसे अपनी भव्य कोठी से ज्यादा पसंद था, दर्द के धुएं में डूबा और बेगाना लग रहा था। चारों तरफ महाशून्य का विस्तार है, जिसमें उसकी अलौकिक मुस्कुराहट, चेहरे की अद्भुत चमक, खाना पीना सब कुछ व्यर्थ मालूम होता है। देह से खून निचुड़ गया हो ऐसी लुंज पुंज सी पड़ी है। पीला विवरण चेहरा, आंखों से में घिरती पीड़ा। कॉलेज खुलने पर भी ना तो कॉलेज जाती ना बाहर निकलती। जूझ रही है स्वयं से भावनाओं की उद्दाम लहरों के बीच। ताई जी ने उसकी हालत से चिंतित होकर गार्जियन को खबर कर दी। अंबिका को बुलवाया, जयंत भी आए, मगर वह किसी के साथ नहीं गई, ना किसी से बात की। कैसे कहे वह किसी से कि वह अपने ही द्वारा पैदा किए गए झंझावातों से लड़ रही है। साथ में रहने वाली लड़की बड़ी मुश्किल से मनोचिकित्सक के पास ले गई। वह डॉक्टर के सामने बैठी है, आंखें भाव शून्य, सपनों रहित, उदास, सांसें भारी उठी। डॉक्टर बोल रहा है, कोई आश्चर्य नहीं। हर उठते बैठते मनोभाव को सामान्य स्तर तक लाने का संयमपूर्ण प्रयास करो। जीवन की घटनाओं को प्राकृतिक नियमों से जोड़कर सहज ढंग से लेने की ओर जाओ। सत्य को स्वयं से ऊपर उठकर देखने की हिम्मत एवं दृष्टि पैदा करो। जैसे जीवन में अन्यों के जीवन है, मनुष्य हैं जो अब अतीत बन चुके हैं। जो हुआ उसे हादसा समझो, अब वह मृत है, उससे उबरने की चेष्टा करो, क्योंकि वर्तमान ही शाश्वत है, जीवन है, महत्वपूर्ण है। सब कुछ प्रोजेक्टर पर चढ़ी फिल्म के समान था। देखते वक्त लगा सच है, लेकिन बाहर निकलते ही सारी बातें स्वप्न की तरह लगने लगती हैं। वह उससे हम कहीं भी जुड़े हुए नहीं होते। सारे प्रभाव शून्य में बदलने लगते हैं। क्या सिर्फ मैं ही इसी तरह ले रही हूँ? इस बार अंबिका जबरदस्ती ले जाने पर अड़ी रही। ताई जी तथा अन्य लोगों के सामने वह मना भी ना कर सकी। अब कैसी तबीयत है? ठीक है। मैं कॉलेज ना आ सकी थी, तुम भी ना नहीं गई क्यों? क्या बहुत ज़्यादा बिजी थी? बस यूं ही। सीमा, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हम लोग तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मेरे जीवन की सबसे प्यारी सहेली, हमदर्द,
जिसने इस बड़े अजनबी शहर में हमारा अकेलापन बांटा, बड़ी बनकर हमारी जिम्मेदारियां उठाई, हर चीज से परे अमूल्य होते गए, सिर्फ आत्मा से जुड़े रहते हैं हम। क्या तुम समझ सकोगी कि जीवन की प्राथमिकताएं आत्मा की आवाज को नहीं सुनती? अंबिका कहे जा रही है और सीमा बेखबर सी खामोश बैठी है। भाई बहन शब्दों का प्रयोग खूब सुंदर ढंग से करते हैं, शब्दों को से लुभाते हैं, शब्दों से खींचते हैं। तुझे तो हल्का सा बुखार लग रहा है, उसने सीमा के माथे को छूते हुए कहा। अभी कोई टैबलेट ले लो, भैया के आते ही दिखा देना। उसके सर का दर्द तेज हो गया, नसें फटती सी लगा अभी सर फट जाएगा और खून का फव्वारा बह निकलेगा, जैसे किसी ने जाल कस दिया हो। जानती है सीमा, निमिषा को भैया बेहद पसंद है। जयंत है ही ऐसे, कोई भी लड़की उनको पाकर फिदा हो जाएगी। पगली अंबिका, ध्यान रखना कभी कोई उन्हें चोट ना पहुंचाए। उन्हें कौन चोट पहुंचाएगा? मैं, पापा, घर वाले? नहीं, बस सहन नहीं होता। सीमा अपने ऊपर काबू न रख सकी, अनायास ही फपक कर रो पड़ी। अपने आप से किया गया वायदा टूट गया। बदहवास विवश एक सामान्य कमजोर लड़की सी बनकर रह गई वह। उफ, स्वयं से ही शर्म महसूस होने लगी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तुम लोग जल्दी ही चले जाओगे, चलो छत पर खुली हवा में चलकर बैठते हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम लोगों के इस तरह जाने का। कितना कुछ बदल गया। जीवन में हम जिनको बहुत प्यार करते हैं वे अक्सर दूर चले जाते हैं। अंबिका उसे समझा रही थी। छत पर आम के वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। दरी बिछाकर चादर का तकिया बनाकर लेट गई सीमा। इसी छत के आकाश पर उसके इंद्रधनुषी आलोक से दीप्त सपने ने जन्म लिया था। लेकिन आज उसी छत पर आकाश पर दूर दूर धूसर रंग के बादल छितराए हुए थे। इक्का दुक्का पतंगे उड़ रहे थे। पाँव के पास ढेर सारी चींटियां मरे हुए कॉकरोच को खींचकर ले जा रही थी। सीमा कहाँ है? जयंत की आवाज आई। सो रही है, उसके सर में तेज दर्द था। दवा दी? हाँ, मगर वह बहुत उदास है, तबीयत ठीक नहीं है। चलो देख कर आते हैं। कई जोड़ी जूते चप्पलों की आवाजें उसकी छाती पर पत्थर की तरह पड़ रही थीं। धप धप। सीमा उठो, देखो तो कितना समय हो गया। क्या फर्क पड़ता है? चलो नीचे चलो, खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। मेडिसिन ली? आप कब आए थे? जाने क्या हो गया था। कब जा रहे हैं? काफी देर से नीचे बैठे थे। अभी अंबिका ने बताया कि तुम ऊपर हो, शायद 30 तारीख को निकलें। हमेशा के लिए? या? वह जयंत के मुंह से सुनना चाहती थी। अंबिका परीक्षा देने आएगी तब तुम्हारी ड्यूटी होगी उसे अपने साथ रखने की। मैंने तो कहा था कि यहीं रहकर पढ़ो। कैसे हो पाएगा? घर में पहली पहली शादी है, कौन देखेगा सारा काम? रात के सन्नाटे में धीरे धीरे बढ़ती सिसकियां ना जाने किस शोर में डूब गईं। कैसे गुजरी वह रात इसी छत पर मौन, एक दूसरे को छूते हुए, बातें करते हुए सैकड़ों में गुजरी थी। लेकिन आज वही छत, आम की शाखाएं साए साए कर रही थीं। लग रहा था वह नई रात रो रही है, जाग रही है, तड़प रही है। सुबह चाय लेने के बाद सीमा ने कहा, अंबिका, मैं अंकल के घर जा रही। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। पापा को तो वैसे भी। तो क्या हॉस्टल छोड़ दोगी? अंबिका अचरज से बोली। जयंत पीठ किए हुए कुछ लिख रहे थे। बदन पर शर्ट नहीं थी। एक क्षण देखती रही वह चौड़े कंधे, भरी हुई गोल बाहें, शेर की तरह गोल गर्दन। सीमा, तुम्हें हमारी शादी में तो आना ही पड़ेगा। छोटे भाई को भेज दूंगा, तुम्हारे पापा भेज ही देंगे। फिर निगाहें दूसरे दृश्य पर जाकर ठहर गईं। वो बीमार चेहरा, वो निगाहें, वो चिंता से भरी बातें, उसके हाथ की सख्त गरमाई से भरी पकड़, गर्दन के पीछे कितने कितने स्पर्शों का एहसास। वह चौंकी, अपना हाथ छूकर देखा, फिर जयंत को देखने लगी। नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ।
नहीं, इच्छा नहीं है। पहले मैं कॉलेज जाऊंगी, बाद में अंकल के घर, कहकर सीमा तेजी से बाहर निकल आई। आते वक्त जयंत से कुछ न बोल सकी थी। क्या सोचेंगे, अभद्रता की मैंने। मुझे बधाई तो देनी ही चाहिए था। रोके गए ऑटो को जाने के का संकेत कर लौट पड़ी। पाँव किसी अज्ञात प्रेरणा से वापस चल दिए। दरवाजे के पास पहुंची तो कुछ आवाजें सुनाई थी जिसमें उसका जिक्र था। पाँव ठिठक गए। पता है भैया, सीमा आपको बहुत पसंद करती है, आपको चाहती भी है। पसंद करने में क्या बुराई है, मैं भी तो पसंद करता हूँ उसको। बेहोशों की चाहत का क्या मूल्य। फिर इस दुनिया में किसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि पसंद प्यार में बदल जाए तो। मैं तो जानते हुए भी अनजान बनी रही उसके सामने, क्योंकि मैंने उसे तड़पते हुए देखा। आपके कितने पोर्ट्रेट बनाए थे उसने। दिल की गहराइयों से प्यार करती है। निमिषा अच्छी लड़की है, मगर प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल है, मैच्योर और कैरियर ओरिएंटेड लड़की है। बस सीमा, सीमा से प्यार करने वाली बेहद सेंटिमेंटल लड़की है। जीवन में उसने सब कुछ पाया है, इसलिए वह किसी के पीछे भागने वाली नहीं है। जिंदगी सिर्फ सेंटिमेंट से नहीं चलती। जीवन खड़ा होता है कठोर क्रूर धरातल पर। नजदीक से देखने पर सारे सपने छाया मात्र प्रतीत होते हैं। सीमा जैसी लड़की जीवन में समझौते कर पाएगी। वह बड़े ऑफिसर की रईस लड़की है, सपनों के संसार में जीती है। और प्यार, जिसे वह समझती, वह महज एक आकर्षण और सहानुभूति की भावना मात्र है। हमारे परिवार का संघर्ष उसकी कल्पना से बाहर है। वह बहुत कमजोर साबित होगी। नहीं नहीं, अगर निमिषा आपके जीवन में ना आई होती तो तब भी सीमा से शादी ना करता। वह दोस्त के रूप में निश्चित ही बहुत अच्छी है। दोस्ती में सब चलता है, भावनाएं, सपने। ऐसा नहीं है, मैंने उसकी सारी भावनाओं को करीब से समझा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। आप कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं। सोच लो, सच्चा प्यार करती है वह आपको। सच्चे परिवार की सच्चे प्यार की क्या परिभाषा है। रात रात भर जागना, रोना, चीजें खरीद कर दे देना, सुंदरता पर मोहित हो जाना। वो क्या जाने प्यार कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। सुंदर मासूम बच्ची है, सुख सुविधाओं ऐशो आराम के बीच पली है। जीवन की सच्चाइयों से सामना नहीं हुआ कभी, जिससे तुम प्यार समझ रही हो। इमेच्योर दिमाग ने फिल्मी तर्ज पर जिंदगी के सपने देख लिए, भावुकता से उपजे आकर्षण को प्यार समझ लिया और हर पसंद आई चीज को पाने का जिद्दी सपना पाल लिया। क्या यही है सीमा का प्यार। प्यार करने वाले पाने का नहीं, खोने का भी अदम्य साहस रखते हैं। नहीं, बस करो बस। उसकी आत्मा चित्कार उठी। वो क्या जाने, एक छोटे से कस्बे में डॉक्टर की जिंदगी कितनी मोनोटोनस और उबाऊ हो जाती है। जीवन को लेकर उसकी उम्मीदें मेरी उम्मीदों से बहुत अलग है। तो वह सब क्या था, मेरे बारे में इतनी निष्ठुरता से सोच रहे हो तुम। उसकी वजह से मैं अपना करियर, पापा के सपने, सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता। वह खड़ी ना रह सकी। दिमाग में शब्द झंझनाने लगे। डॉक्टर, प्रोफेशन, इमेच्योर दिमाग, प्यार, आकर्षण, करियर। उसे लगा कानों में कई कई पंख वाले कीड़े फंसकर फड़फड़ा रहे। सीमा ने हॉस्टल छोड़ दिया था। परीक्षा के समय भी उससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। अम्बिका ने कितने ही पत्र लिखे थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया था। धीरे धीरे उसका घर संसार भी भैया के परिवार से दूर होता गया था। गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगी। यात्रियों का शोर कानों को फाड़ने लगा। प्लेटफॉर्म पर चाय, नाश्ता तथा अन्य चीजें बेचने वालों की कर्कश आवाजें गूंजने लगी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। डबरा आ गया था। उसने जल्द जल्द सामान इकट्ठा किया। बेबस याचक निगाहों से फिर देखा उस व्यक्ति को जो सारे रहस्यों को छुपाए बैठा था। काश अंकल जाग जाएं, कुछ बता दें। क्या डबरा आ गया? कोई लेने तो आएगा। हाँ अंकल, इसके पापा। आप आइए अंकल, वह जैसे तैसे बोली। तुम्हारा बेटा तो बड़ा प्यारा है, कहकर 100 का नोट उन्होंने उसके हाथों में पकड़ा दिया। अच्छा अंकल, सीमा को कहिए वह मुझे पत्र लिखे, मैं उसको बहुत बहुत याद करती हूँ। अंकल, कहाँ है वह? पता मिल जाएगा।
ट्रेन चलने को थी, जल्दी करो। बाहर से पति आवाज दे रहा था। आंसुओं का तीव्र प्रवाह उमड़ते उमड़ते रह गया। जोर का ठसका लगा छाती में। पति ने टोका, क्या हो गया? कुछ नहीं, पर भीतर जैसे हृदय पिघल रहा था, अंगारों में पड़े लोहे की तरह। सचमुच देर हो गई, पर सीमा है कहाँ, कैसी है? तुम कहाँ हो सीमा, कैसी हो? अंकल ने क्यों नहीं बताया? उसने पलट कर देखा। ट्रेन तेज रफ्तार से प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। बस दिख रही थी तो आखिरी डिब्बे की हरी लाइट, जो कांपती हुई ओझल होती जा रही थी। ये थी कहानी पत्ते झड़ रहे हैं। और कहानी निश्चय ही थोड़ी सी लंबी थी, पर अर्पण जी का आग्रह था कि आराम से पढ़िएगा और समय लेकर पढ़िएगा, तो मुझे लगता है कि कहानी आप सबको पसंद आई होगी। जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण जी, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे कहानी पाठ करने का एक बार पुनः अवसर दिया। और आप जितने अच्छे प्रोग्राम इसके माध्यम से करते हैं, कई कई श्रृंखलाओं में बड़े बड़े साहित्यकारों पर करते हैं, फिर बीच में एक रचना प्रक्रिया पाठ का प्रोग्राम करते हैं, निश्चय ही ये साहित्य और श्रोताओं के बीच हम लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही विरल और अनूठा प्रयास है। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।